हाँ, चैप्टर का नाम है फिनेंशियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसमें हम लोगों का तीन चीज रहे, दैट इज स्टॉक एंड बॉन्ड, करेंसी एंड अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव्स। ठीक है, सिक्योरिटीज का मतलब पहले जानना पड़ेगा, तीन चीज होता है। तो डेरिवेटिव्स एक तरीके का सिक्योरिटी है। फिनेंशियल मार्केट क्या होता है? जहां पे फिनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने का मतलब होता है बाई और सेल एक्टिविटी करना। बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रेडिंग। और ये कहाँ पे करते हैं? फिनेंशियल मार्केट में। फिनेंशियल मार्केट में हम लोग तीन तरीके की चीज का ट्रेडिंग करते हैं, खरीद बेच करते हैं। स्टॉक एंड बॉन्ड। स्टॉक सबको पता है, ये जो एनएससी बीएससी में हम लोग शेयर का खरीद बेच करते हैं। करेंसीज एंड अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिनेंशियल मार्केट में तीन तरीके की चीज का बात होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। हम लोग के सिलेबस में क्या आता है? हम लोग के सिलेबस में आता है कैपिटल मार्केट, जिसमें डेट और स्टॉक में डिफरेंस। कैपिटल मार्केट में दो चीज का ट्रेडिंग होता है, एक डेट का, एक स्टॉक का। डेट का मतलब डिबेंचर का खरीद बेच, और स्टॉक का खरीद बेच। यहाँ पे बात हो रहा है स्टॉक मार्केट का, जिसमें दो तरीके का मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट होता है जहां हम लोग कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं। मतलब अगर रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस का शेयर हम लोग डायरेक्टली ले रहे हैं रिलायंस से। अब सोचो वो शेयर हम पहली बार रिलायंस से ले लिए, तो प्राइमरी मार्केट में डील किए। अब मेरे से तुम ली, तुमसे वो लिया, उससे वो लिया, आपस में अब जो पब्लिक के बीच में हो रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। मतलब पब्लिक एक दूसरे से जब बाई और सेल करता है तो सेकेंडरी मार्केट में। तो ये चैप्टर पूरा पूरी किसके ऊपर है? फिनेंशियल मार्केट के, स्टॉक मार्केट का सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में भी दो मार्केट होता है, स्पॉट मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में चार तरीके का चीज होता है, एक फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, स्वैप मार्केट। तो डेरिवेटिव क्या है? बहुत बार डेफिनेशन आएगा, शॉर्ट नोट आएगा डेरिवेटिव के ऊपर, तो यही लिखना पड़ेगा जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में लिखा है कि अ सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, लोन्स, वेदर सिक्योर्ड और नॉट, रिस्क इंस्ट्रूमेंट। ये सारा ही चीज क्या है? हम लोगों का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, or contract for differences or any other form of security. A contract which derives its value from price or index of price of underlying asset. यहाँ पे उस चीज का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं which derives its value from the prices or index of prices of underlying asset. underlying asset का मतलब क्या क्या होता है बाद में लिखवाए हैं। तो एक डेरिवेटिव दिखता कैसा है, कैसे समझ में आएगा वो डेरिवेटिव है? ये जो डेरिवेटिव होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में। दूसरा बात क्या है? हमेशा डेरिवेटिव का सेटलमेंट किसी फ्यूचर डेट पे होता है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। इसमें डेरिवेटिव्स में हमेशा कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट होगा। नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। डेरिवेटिव में डील करने के लिए स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। स्टार्टिंग में हम लोग बिना पैसे के ही ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है या फिर बहुत कम अमाउंट का पैसा लगता है। जिसमें ये चारों फीचर होता है उसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मिस्टर ए है और एबीसी लिमिटेड है। ये डायरेक्टली इससे खरीद रहा है 500 शेयर एबीसी लिमिटेड से। आज रेट कितना कोट किया हुआ है? 1000 ईच। सोचो शेयर है तो एक शेयर कितने में कोट किया हुआ है? 1000 में। हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 3 महीने बाद एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि हम लिखे हैं ये फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होता है। अब फ्यूचर में प्राइस बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। मिस्टर ए एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइज ऑप्शंस टू परचेज दीस इक्विटी शेयर्स। ये सोचा है कि ये बाई करेगा, मिस्टर ए सोचा है कि वो खरीदेगा इक्विटी शेयर। अब 3 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है, या तो 1200 हो सकता है या तो 900 रुपया हो सकता है। अगर 1200 हो गया
तो क्या होगा, ये खरीदेगा तो कंपनी से 1000 में ही और बेच देगा मार्केट में 1200 में, तो 200 का प्रॉफिट कर लेगा। दूसरा हो सकता है कि ये शेयर का प्राइस 900 हो गया, तो ये खरीदेगा तो 1000 में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 1000 में हुआ है, पर ये बेचेगा 900 में, तो इसको लॉस हो जाएगा 100 का। तो अगर लॉस होगा तो ये एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए नॉट एक्सरसाइज। 900 में हुआ तो ये एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, और 1200 का हुआ तो ये एक्सरसाइज कर लेगा। मतलब यहाँ पे बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या क्या है, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट इक्विटी शेयर है, इट गिव्स राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर। यहाँ पे बायर को राइट मिलता है कि वो परचेज करना चाहता है या नहीं। अंडरलाइंग एसेट का क्या क्या मतलब है, कॉमोडिटीज, प्रीशियस मेटल, इन सब में डील होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एसेट्स एंड मार्केट इंडिसेस। बेनिफिट क्या है ये पढ़ लेना, कैरेक्टरिस्टिक खुद पढ़ लेना। प्लेयर हम समझा देते हैं। मेजर प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू पूछ रहा है। हेजर का मतलब क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव मार्केट में कैसे कैसे लोग होते हैं। पहले होते हैं हेजर। हेजर कैसे लोग होते हैं, जो लोग बाई और सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन ऑफ ऑर्डर टू ऑफसेट द रिस्क, दे वांट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एडवर्स प्राइस फ्लक्चुएशन। ये लोग क्या करते हैं, एक जन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेते हैं और दूसरे से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का डील कर लेते हैं। एक ही टाइम पे ये लोग बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट एक बार में करते हैं, कि प्राइस अगर फ्लक्चुएट हो तो उन लोग को रिस्क ना हो। मतलब अगर सोचो, एक जन से बोला है 1000 में खरीदेगा और एक को बोला है 1000 में बेचेगा, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, 1100 हो गया, तो ये क्या करेगा, बाई तो करेगा क्योंकि 1000 में खरीदेगा और 1100 में बेच देगा। और सेल तो इसको करना पड़ेगा क्योंकि सेल करते वक्त तो ऑप्शन नहीं होता है, बेचना ही पड़ेगा, तो ये 1000 में वहां बेच देगा। तो इसके साथ क्या होगा, बाई करते वक्त प्रॉफिट हो गया, सेल करते वक्त लॉस हो गया, दोनों को ये ऑफसेट कर लिया। हेजर ऐसे होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल दिए हैं। मिस्टर ए क्या किया, लोन बोरो किया, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो फ्यूचर में क्या होगा, रिस्क में इंक्रीज, इंटरेस्ट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है, इसमें इसका क्या मतलब हुआ, ये लोग क्या करते हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उसमें ये लोग बोरो करके रख लेते हैं, ठीक है। अगर कल को यहाँ पर इंटरेस्ट का चेंजेस आया तो ये लोग क्या करेगा, फ्यूचर में बाई और सेल दोनों करके रखा है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ भी जाता है तो ये लोग फ्यूचर में उसको ऑफसेट कर लेगा। स्पेक्यूलेटर्स क्या होते हैं फिर, थ्योरी में सब एक जैसा लगेगा इसलिए हम डिफरेंस समझा रहे हैं। स्पेक्यूलेटर्स किसको बोलते हैं, बाई और सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन एन अटेम्प्ट टू अर्न अ रिटर्न। देखो हेजर ये क्यों करता है, मेन पॉइंट है रिस्क को कम करने के लिए, उसका मेन मोटिव क्या होता है, रिस्क को कम करना। स्पेक्यूलेटर का मेन मोटिव क्या होता है, अर्न करना। दे आर विलिंग टू assume the risk of price fluctuation hoping to profit from them। तो हेजर और स्पेक्यूलेटर का सोचने में डिफरेंस है। हेजर अपने रिस्क को कम करने के लिए बाई और सेल करता है, पर स्पेक्यूलेटर प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाई और सेल करता है। स्प्रेडर्स क्या होते हैं, स्प्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर हु पोजीशन हिमसेल्फ बिटवीन स्पेक्यूलेटर एंड हेजर। ये दोनों के बीच का आदमी होता है, मतलब स्पेक्यूलेटर भी नहीं होता है, ये हेजर भी नहीं होता है। rather than taking the risk of excessive price fluctuation he assume the risk in। ये रिस्क को, ये प्राइस फ्लक्चुएशन से नहीं डरता है, इसको प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क से कोई टेंशन नहीं है। ये तीन बात सोचता है। डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेडिंग मंथ्स ऑफ सेम फ्यूचर, ये क्या देखता है, ये क्या करता है, जनवरी में खरीदता है और मार्च में बेच देता है। ये दो डिफरेंट मंथ में सेम फ्यूचर का ट्रांजैक्शन करता है। ये क्या करता है, इंट्रा मार्केट। ये क्या करता है, देखता है जनवरी में पैसा कम है तो खरीद लेता है शेयर को, देखता है मार्च में बढ़ गया है 2 महीने बाद ही बेच देता है।
ये जैसे मंथ ट्रेडिंग करता है, मंथली बेसिस पे ट्रेडिंग करता है, जैसे ही अगला मंथ या 2 महीने बाद देखता है प्राइस बढ़ गया है, तुरंत बेच देता है। ये दूसरा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू रिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट मार्केट। ये क्या करता है, बीएससी में देखता है रिलायंस का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है, एनएससी में जाके देखता है रिलायंस का शेयर 200 रुपए में मिल रहा है, तो क्या करेगा, बीएससी से जाके खरीदेगा रिलायंस का शेयर और एनएससी में जाके बेच देगा रिलायंस का शेयर। तो दो मार्केट में अगर डिफरेंट रेट चल रहा है तो ये उसका फायदा उठाता है। एनएससी में और बीएससी में अगर कम ज्यादा रेट चल रहा है तो ये कम से खरीदता है और ज्यादा में जाके बेच देता है, ये इसका पूरा ध्यान रखता है। इसको कहते हैं इंटर मार्केट, दो मार्केट के बीच में ट्रांजैक्शन करना। तीसरा ये क्या करता है, डिफरेंस बिटवीन एन इक्विटी एंड एन इंडेक्स और बिटवीन टू इक्विटीज। ये क्या करता है, ये सोचो कि एक इक्विटी है तुम्हारा, जैसे इक्विटी और इंडेक्स, उसका डिफरेंस देखता है। इंडेक्स के अंदर होता है सोचो 50 कंपनी का शेयर, और वही शेयर का अलग से दाम चल रहा है कुछ और, तो ये क्या करता है, अगर सोचो अभी रिलायंस का शेयर अलग से मिल रहा है और पूरा का पूरा एक इंडेक्स भी सेल हो रहा है। इंडेक्स क्या होता है, जैसे सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स के अंदर 6 शेयर होता है, 6 कंपनी का शेयर लिस्टेड होता है। निफ्टी 50 में 50 शेयर्स लिस्टेड होता है, तो उसको पूरा एक इंडेक्स कहते हैं, एक ग्रुप, बंच ऑफ शेयर्स। तो ये क्या करता है, बंच ऑफ शेयर्स एक इक्विटी खरीदा और बंच ऑफ शेयर खरीदा, जहां देखा कम दाम और ज्यादा दाम वहां पे उसको बेच दिया। इसको कहते हैं इंटर एक्सचेंज, जहां पे हम लोग एक्सचेंज के बीच में करते हैं। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर हम लोग किसको कहते हैं, ये लोग वो होते हैं, उस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट इनएफिशिएंसी से प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं। मतलब अगर एक भी गलती, एक भी लूप होल इन लोगों को मार्केट में नजर आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, उस गलती का, गवर्नमेंट का उस गलती का फायदा उठाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए आईसीआईसीआई बैंक में गया, वहां पूछा कि अगर हम पैसा आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना रिटर्न दोगे। आईसीआईसीआई बोला 10% देंगे। बोला अगर हम आप लोग से बोरो करते हैं तो आप मेरे को कितना में देंगे। बोला तब हम इंटरेस्ट लेंगे 12%। सभी बैंक का लेंडिंग रेट हाई होता है और सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट का रेट हम लोग को कम देता है, तभी तो बेनिफिट करता है। तो वो बोला अच्छा, मतलब हम अगर आपके पास इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10% मेरे को देंगे, और हम अगर आपसे लोन लेंगे तो आप मेरे को 12% में से इंटरेस्ट लेंगे। बोला हाँ। फिर वो एसबीआई बैंक में गया, बोला अगर हम आपके यहाँ पैसा रखते हैं तो आप कितना रिटर्न देंगे। बोला 13% आपको रिटर्न देंगे। बोला अगर हम आपसे बोरो करते हैं तो कितना लेंगे। बोला 15% लेंगे। तो वो क्या करेगा, आईसीआईसीआई से बोरो करेगा 12% में और एसबीआई में उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा 13% में। तो आईसीआई से बोरो किया है 12% में, उसको देगा 12%, और वो पैसा को तो वो रख दिया एसबीआई में, वहां से कमाएगा 13%। 13% कमाएगा, 12% लोन वाले को दे देगा बैंक को, 1% उसका फायदा हो जाएगा। ये मार्केट इनएफिशिएंसी है। डिफरेंट बैंक का देखना, एफडी रेट अलग होता है, लेंडिंग रेट अलग होता है, रिकरिंग अकाउंट का रेट अलग होता है, सेविंग अकाउंट का रेट अलग होता है। तभी हम लोग बोलते हैं इस बैंक का तो ज्यादा चल रहा है अभी एफडी, उस बैंक में एफडी करा लो, क्योंकि ये मार्केट इनएफिशिएंसी है। तो मिस्टर ए बोरो फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एंड इन्वेस्ट इन एसबीआई बैंक, ही टुक द बेनिफिट ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसी। वो मार्केट इनएफिशिएंसी का फायदा उठाता है। स्कैल्पर्स किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु सेल शेयर और टिकट्स एट अ लार्ज और क्विक प्रॉफिट। ये क्या करता है, जो दिन भर में सेलिंग करता है। जैसे आप अभी खरीदा 100 रुपए में, जैसे ही देखा 2 घंटे बाद 105 हुआ है, तुरंत बेच देता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये शेयर को खरीद बेच करता है। इसके बाद स्कैल्पर्स होते हैं जो जल्दी जल्दी करते हैं पर 2-3 दिन के गैप में करते हैं। डे ट्रेडर्स होता है जो डेली करता है, एंटर इनटू फ्यूचर पोजीशन एंड लिक्विडेट देयर पोजीशन बाय द एंड ऑफ द डे। डे ट्रेडर सुबह शेयर खरीदता है और जब स्टॉक मार्केट बंद होने लगता है 3-3:30 बजे,
तब वो बेच देता है। दे टेक अ फार साइटेड अप्रोच इन कॉन्ट्रास्ट टू स्कैल्पर्स। स्कैल्पर जैसा ही होता है, दे क्लोज देयर पोजीशन बिफोर द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन। स्कैल्पर्स होते हैं 2-3 दिन के गैप में करते हैं, मतलब आज खरीदे 2-3 दिन के बाद ही बेच दिए। पर डे ट्रेडर क्या होता है, ये डेली करता है। डेली भी मतलब आज सुबह उठाया और मतलब जब एंड होने लगता है ट्रेडिंग सेशन का, 3-3:30 बजने लगता है, तभी वो देखता है अगर 4-5 रुपया भी बढ़ गया है तो बेचकर उस दिन निकलता है। पोजीशन ट्रेडर कौन होते हैं? मेंटेन पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर देन अ डे। They believe on market rumors and they hold their position till a significant movement take place. This period could be many weeks or months. ये कुछ weeks और months लगा देता है बेचने में। और मेन बात क्या है, ये मार्केट में जो न्यूज फैलता है ना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो हो सकता है झूठा न्यूज फैला दिया गया हो। जैसे सोचो कि जो चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि शेयर का दाम गिर जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि शेयर का दाम गिर जाए, तो उस कंपनी के लेके वो नेगेटिव न्यूज फैला देगा कि ये कंपनी तो एकदम अभी फ्रॉड में पकड़ाया है, इसका तो शेयर अभी नहीं खरीदना चाहिए। ये सब करके जबरदस्ती अपना बहुत ज्यादा सोर्स बना के बैड न्यूज फैला दिया है कंपनी के लिए। जैसे ही मार्केट में कंपनी के लिए बैड न्यूज फैलेगा, उसके कंपनी का शेयर गिरने लगेगा, शेयर प्राइस गिरने लगेगा। तो पोजीशन ट्रेडर ऐसे न्यूज को देखकर अपना डिसीजन ले लेता है। तो इसलिए पोजीशन ट्रेडर वो होते हैं जो र्यूमर्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, बट वीक्स और मंथ लगा देते हैं बेचने में। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन कहते हैं जो बाई करने वाले सिचुएशन में होता है, उसको कहते हैं वो लॉन्ग पोजीशन में है। मतलब अगर हम बायर है तो तुम मेरे को डेरिवेटिव्स के लैंग्वेज में क्या बोल सकती हो कि आप लॉन्ग पोजीशन में है। अगर हम सेलर बन के बैठे हुए हैं और सेल करना चाहते हैं तो मेरे को क्या बोला जाएगा, शॉर्ट पोजीशन में हम हैं। तो ये याद कैसे रखना है, सेल फॉर एस और शॉर्ट भी एस से। तो शॉर्ट है इसलिए सेलर है वो, और दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, अगर वो बायर है तो वो लॉन्ग पोजीशन पे है। अभी क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। ठीक है, देखो बाई टू कवर में होता क्या है, सोचो तुम किसी ब्रोकर से किसी कंपनी का 100 शेयर बोरो की। जैसे कि अपने ब्रोकर से एबीसी लिमिटेड कंपनी का 100 शेयर्स तुम बोरो की, मतलब पैसा नहीं दी, सिर्फ बोरो की। उसके लिए डेफिनेटली वो लेंडिंग चार्जेस लेगा, बट तुम बोरो की। अब क्या हुआ, ये वाला जो शेयर है इसको मार्केट में तुम सेल भी कर दी और कुछ रुपया कमा भी ली, प्रॉफिट भी कमा ली। पर ये शेयर्स अभी तक तुम खरीदी नहीं हो। अपने ब्रोकर लोग के पास बहुत शेयर पड़ा हुआ रहता है, अपने ब्रोकर से जस्ट ये शेयर बोरो की हो लेंडिंग चार्जेस में, और ये शेयर मेरे को बेच भी दी और उससे प्रॉफिट भी कमा ली। अब क्या हुआ, इस कंपनी का, अब देखो मेरे को तो ये पैसा पे ऑफ, ब्रोकर को तो तुमको ये पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा, पर पे ऑफ करने के पहले इस शेयर का प्राइस मार्केट में गिर गया। 100 रुपए का सोचो एक एक शेयर था, 90 रुपए का हो गया। अब क्या होगा, वो तुम क्या करोगी, ये खुद ही इस शेयर को एबीसी लिमिटेड से खरीद लोगी कम प्राइस में, और ये शेयर अपने ब्रोकर को लौटा दोगी कम प्राइस में खरीदा हुआ। देखो मेन मोटिव क्या होता है, ब्रोकर जितना शेयर, देखो हम लोग जो चीज बोरो करते हैं वही पे ऑफ करना पड़ता है। अगर हम लोग किसी से पैसा बोरो करते हैं तो उसको पैसा ही पे ऑफ करते हैं। अगर हम लोग किसी से पेन बोरो करते हैं तो उसको पेन ही रिटर्न करते हैं। जो चीज बोरो करते हैं वही रिटर्न करेंगे। तो तुम अपने ब्रोकर से कितना रुपए का शेयर ली थी, 100 रुपए में एक एक शेयर ली थी, 100 शेयर ली थी, 100 शेयर ली थी, 100 ईच। और अब उस शेयर का प्राइस मार्केट में गिर गया है और गिरकर 90 रुपीज हो गया है। तो अब क्या करोगी, कंपनी से जाके 90 रुपीज में 100 शेयर खरीदेंगे और ब्रोकर को जाके लौटा देंगे। तो ब्रोकर दिया था 10,000 रुपए का शेयर, पर उसको पे ऑफ कितना कर रहे हैं हम, 9,000 का शेयर, क्योंकि रुपए का डील नहीं हुआ था, बात हुआ था हम आपसे 100 शेयर लेंगे, 100 शेयर दे देंगे। तो हम वही किए, 100 शेयर तुमने लिया था अपने ब्रोकर से, 100 शेयर ही रिटर्न कर दिया। पर जब ली थी ब्रोकर से तब एक एक शेयर 100 रुपए का था, अब जब पे ऑफ कर रही हो तब एक एक शेयर 90 रुपीज का है। तो ब्रोकर को इसमें क्या फायदा, वो लेंडिंग चार्जेस लिया था। तुम्हारा क्या फायदा,
मार्केट में दूसरे को बेचकर हाई प्रॉफिट कर चुकी हो और अभी कम भी पे ऑफ कर रही हो ब्रोकर को, तो ये फायदा हो जाता है बाय टू कवर में। इसलिए हम लिखे हैं वंस द स्टॉक प्राइस फॉल, एक बार जब स्टॉक का प्राइस गिर गया, रीपर्चेज, हम उसी शेयर को फिर से खरीद लिए, इसको कहते हैं बाय टू कवर। द सेम स्टॉक, वही स्टॉक को हम फिर से खरीद लिए हैं एट सच लो प्राइस ऑफ रिटर्न, एंड वो एंड होगा ऑफ नहीं, at such low price and return the borrowed stock to stock tender along with उसको स्टॉक लेंडर कर दो, टू स्टॉक लेंडर, स्टॉक लेंडर को अंडरलाइन करके ब्रोकर भी लिख दो। हम किसको रिटर्न कर दिए? ब्रोकर को, मतलब स्टॉक लेंडर को, विथ अलोंग विथ स्टॉक लेंडिंग चार्जेस, जितना चार्जेस था वो भी पे ऑफ कर दिए। तो इसमें दो मिस्टेक है, लो प्राइस एंड कर दो, स्टॉक लेंडर कर दो, लेंडर को अंडरलाइन करके ब्रोकर लिख दो। इसके बाद बोल रहा है टाइप्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर कितने तरीके का होता है। एक होता है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर बहुत सिंपल है, हम लोग कुछ स्टॉक खरीदते हैं, मतलब इक्विटी शेयर खरीदते हैं और उसको फिर उसके ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होता है वो इक्विटी शेयर खरीदने बेचने के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर होता है, हम पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद लेते हैं, मतलब उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पूरा इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स मतलब हम निफ्टी 50, मतलब हम 50-60 शेयर का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर। जैसे हम बोलते हैं कि अभी इंडेक्स का प्राइस गिरने वाला है, ये इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में होता है निफ्टी 50, निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर्स होता है, 50 कंपनी का शेयर होता है, और उन 50 कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लगातार। तो ओवरऑल ना इंडेक्स का एक प्राइस निकाला जाता है, सारे शेयर का एवरेज करके एक प्राइस निकाला जाता है, जिसको कहते हैं इंडेक्स का प्राइस। अब ये प्राइस मेरा अगर सारे ज्यादातर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इंडेक्स का प्राइस बढ़ जाएगा, ज्यादातर शेयर का प्राइस गिरेगा तो इंडेक्स का प्राइस भी गिर जाएगा। तो इसके ऊपर भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि हम बोले प्राइस बढ़ेगा, तुम बोली प्राइस गिरेगा, इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो स्टॉक फ्यूचर में पर्टिकुलरली एक शेयर, एक कंपनी के शेयर के ऊपर बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में पूरे इंडेक्स को लेके बात करते हैं। कॉमोडिटी फ्यूचर में हम लोग किसी कॉमोडिटी को लेके बात करते हैं, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, इस तरीके की बातों को कॉमोडिटी फ्यूचर कहते हैं। करेंसी फ्यूचर होता है डॉलर, ये सबको लेके बात करना, कि हम बोल रहे हैं कि डॉलर का प्राइस तो देखो बढ़ जाएगा, तुम बोल रही हो डॉलर का प्राइस गिर जाएगा, इस तरीके की चीज को कहते हैं करेंसी फ्यूचर। इसके बाद आता है कॉमोडिटी फ्यूचर। कॉमोडिटी फ्यूचर के ऊपर क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू हेज और प्रोटेक्ट एन इन्वेस्टमेंट पोजीशन और टू बेट ऑन द डायरेक्शनल मूव ऑफ अंडरलाइंग एसेट। सिंपल बात है, हेज करना या फिर प्रोटेक्ट करना। हेज का मतलब प्रोटेक्ट ही होता है, हेज का मतलब बताए थे जो रिस्क कम करना चाहता है, हेजर्स रिस्क कम करना चाहते हैं, तो रिस्क कम करना मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हेज का मतलब है प्रोटेक्ट करना। या फिर हम लोग कमोडिटी फ्यूचर में बेट लगा रहे हैं ऑन द डायरेक्शनल मूव ऑफ अंडरलाइंग एसेट। डायरेक्शनल मूव मतलब बढ़ेगा कि गिरेगा, इसको डायरेक्शनल मूव कहते हैं। तो हम, मेरा शर्त क्या लगा रहे हैं हम, कि बढ़ेगा, कोई बोल रहा है गिरेगा। तो मिस्टर ए और बी के बीच में बात हो रहा है, मिस्टर ए वांट्स टू बाय पेट्रोल, ए बी से पेट्रोल खरीदना चाहता है। हम पेट्रोल क्यों यूज किए, क्योंकि ये कमोडिटी फ्यूचर है। आज स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 1 लीटर का 70 रुपया, पर बी बोल रहा है प्राइस गिरेगा, ए बोल रहा है प्राइस बढ़ेगा। तो डील कितने पे हुआ, जितना भी हो जाएगा प्राइस तुमको 75 रुपीज देना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड हुआ है 75, स्पॉट प्राइस है 70, जो आज इसका रेट चल रहा है। एक्सरसाइज प्राइस होता है जितने में हम लोगों ने डील किया है। तो हम लोगों ने डील किया है कि 3 महीने के बाद उसका जो भी प्राइस हो 75 में ही वो सेल होगा। हाउ अ कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, ये कमोडिटी फ्यूचर कैसे वर्क करता है, क्या होता है। मोस्टली क्लोज्ड आउट एट देयर एक्सपिरेशन डेट। एक्सपिरेशन डेट मतलब जो एकदम लास्ट डेट होता है, जिस दिन पे हम लोग डील किए हैं कि इस दिन पे
खरीद लेना होगा, उसको कहते हैं एक्सपिरेशन डेट। डिफरेंस इन कैश सेटल्ड, जो भी डिफरेंस आया है, डिफरेंस का मतलब ये मार्जिन सेटलमेंट समझाएंगे वहां समझ में आएगा। ये डिफरेंस इन कैश सेटल्ड यहाँ पे समझना दिक्कत है। इसके पहले जो एक टॉपिक छोड़ दिए हैं मार्जिन सेटलमेंट, जो कल समझाएंगे, उसमें ये डिफरेंस इन कैश सेटल्ड समझाएंगे। निकलेगा कैसे? ओरिजिनल ट्रेड माइनस क्लोजिंग ट्रेड, ये माइनस है। जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा मेरा, ओरिजिनल मार्जिन रख के रखे होंगे, और आज जो क्लोजिंग मार्जिन है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना हमको पे करना होगा। इसके बाद है अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड, अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी फ्यूचर के अंदर अंडरलाइंग एसेट किसको कहते हैं? क्रूड ऑयल, व्हीट, कॉर्न, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, इन सब में ट्रेडिंग होता है। It can be used by speculators to make directional price bets on the underlying assets price. ये स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो अर्न करने के बारे में सोचते हैं, हेजर होते हैं जो रिस्क कम करने के बारे में सोचते हैं, स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो अर्न करने के बारे में सोचते हैं। तो याद रहे फ्यूचर, तो यहाँ पर क्या करता है ये लोग, स्पेक्यूलेटर लोग डायरेक्शनल प्राइस देखता है, बढ़ेगा कि गिरेगा। तो मिस्टर ए है, वो बी से व्हीट खरीदना चाहता है 1 साल के बाद। आज कितना केजी खरीदना पड़ेगा उसको? 1000 केजी। आज कितना मार्केट प्राइस चल रहा है? 1 केजी का 50 रुपया, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, बी जो है वो तो रुका रहेगा ना, ये तो किसी को नहीं बेचेगा। वो चाहे तो आज इसको बेचकर निकल सकता है 1000 केजी 50 रुपए में, तो वो 50,000 कमा लेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट करके रख दिया है कि हम 1 साल बाद तुमसे ये खरीदेंगे, तो 1 साल तक बी ये स्टॉक जमा करके रखा है, या तो चलो बेच दिया है, उस टाइम जितने में भी खरीदेगा उसको 1000 में ही बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि वीट अगर वो अभी उस टाइम 1 साल तक रखा रहेगा तो वीट तो खराब हो जाएगा। ये कोई गोल्ड तो है नहीं, या कोई ऐसा चीज तो है नहीं जो वो रखा रहेगा तो भी खराब नहीं होगा, ये वीट है। वीट में क्या होता है, क्यों इंटरेस्ट का बात इसमें आता है? क्योंकि ये कोई स्टॉक या शेयर्स या गोल्ड नहीं है, ये कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी में प्रॉब्लम ये है कि ये खराब हो जाएगा, तो वो आज का वीट नहीं रख सकता 1 साल तक, उसको ये वीट अभी सेल कर देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बाद उसको फिर से वीट खरीदना होगा। तो उस वक्त पता नहीं वीट का प्राइस कितना हो, ज्यादा हो गया तो ए तो 50 में ही खरीदेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो बी बोलता है ए से कि तुमको मेरे को कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा, तो ए बोलता है ठीक है। तो एज मिस्टर ए हैव डन ट्रांजैक्शन टुडे, मिस्टर बी वुड हैव अर्नड इंटरेस्ट ऑन दैट। आज एक ट्रांजैक्शन किया है तो बी उससे इंटरेस्ट मांगेगा, क्योंकि वो बी रिस्क ले रहा है, प्राइस बढ़ गया बहुत ज्यादा तो बी को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर प्राइस कैसे निकलता है? अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेगा? ये सारा फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम दिए हैं। तो अगर कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मूला है किस चीज का, तो कहीं पे भी लिख लो दैट के बाद ब्रैकेट में कि बिलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आर गिवन, दैट के बाद ब्रैकेट में लिख लो बिलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आर गिवन। तो ये पूरा फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को लेकर है कि बी एक्चुअली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट तो वो ले रहा है पर कैसे लेगा, कोई इंटरेस्ट रेट तो है नहीं, ये कोई बैंक तो है नहीं जिसका इंटरेस्ट रेट होगा। ए और बी के बीच में बी सिर्फ मांग रहा है। अब अगर कोई रूल नहीं होगा, बी अपने मन से मांगेगा तो वो कुछ भी बोल देगा, मेरे को 10% दो, 8% दो, ए बोलेगा ये बहुत ज्यादा है। ये डिस्प्यूट ना हो इसलिए फॉर्मूला निकला है। तो फॉर्मूला क्या निकला है, स्पॉट प्राइस, अगर सोचो सिंपल क्या है, कुछ भी सम में नहीं बोलेगा तो स्पॉट प्राइस ब्रैकेट में 1 + r⁴n, ठीक है। इफ डिविडेंड इज देयर, अगर डिविडेंड भी है और डिविडेंड आज पे हो रहा है टुडे या फिर बिगिनिंग में, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर एंड में पे हो रहा है तो ये फॉर्मूला, अगर मिडिल में पे हो रहा है तो ये फॉर्मूला। इसके बाद है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में भी अगर कोई इंटरेस्ट का बात है, सम के अंदर अगर है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। तो याद रहे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। व्हेन देयर इज नो डिविडेंड सेम फॉर्मूला है, अगर टुडे है तो ये फॉर्मूला, मिड टर्म है तो ये फॉर्मूला, एंड है तो ये फॉर्मूला। व्हेन देयर इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग और कोई डिविडेंड नहीं है तो ये फॉर्मूला,
टुडे का ये, एंड का ये, जो फॉर्मूला है वही रहेगा, सिर्फ ई आर टू द पावर एन लग जाएगा। ई का मतलब एक्सपोनेंट, जो हम लोग निकालने का कैलकुलेशन सीखे थे। एक सम दिया है हम लोग को, इलस्ट्रेशन 1, दीप इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 25 लाख इन बैंक डिपॉजिट फॉर 1 ईयर। दीप सोच रहा है कि वो बैंक में एक साल के लिए 25 लाख रुपए को रख देगा। All the banks offer an interest rate of 12% per annum for 12 months deposit. 12 महीना मतलब एक साल के लिए सभी को रखा है 12% per annum. Deep has inquired deposit application form of 4 banks. वो 4 डिफरेंट बैंक में गया। हम लोग को भी जब भी डिपॉजिट करना होता है सिर्फ एक बैंक में तो जाते नहीं है, 4-5 बैंक में जाते हैं और जिसमें सबसे अच्छा देखते हैं उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये भी 4 बैंक में गया है, MNOP। एम बोला देखो इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है 12%, पर हम ये तुमको हाफ ईयरली देंगे। एन बोला हम तुमको क्वार्टरली देंगे। ओ बोला हम तुमको मंथली इंटरेस्ट देंगे। पी बोला हम तुमको वीकली देंगे। इफ दीप केयर्स फॉर एवरी एक्स्ट्रा रुपी, विच बैंक विल बी प्रेफर? अगर वो एक एक रुपए का हिसाब रखता है तो बोलो वो कौन से बैंक को प्रेफर करेगा। तो वो क्या करेगा, अपना कितना उसको मिलेगा एक साल के बाद 25 लाख रखने से वो निकालेगा। रुको, तो इसमें वो एम के लिए स्पॉट लिया है, स्पॉट तो 25 लाख है, आज वो इन्वेस्ट कर रहा है 25 लाख। 1 प्लस आर की जगह वो 0.12 लिया है, हाफ ईयरली है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 और एन में इंटू 2। ये सॉल्व किया ऐसे आया। यहाँ पे था हम लोगों का एन में क्वार्टरली, तो वही डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, और ओ का था मंथली तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, और पी का था हम लोगों का वीकली तो डिवाइडेड बाई 52 इंटू 52। अब अगर किसी को 52 से एग्जाम में ऐसा 52 ये सब देता नहीं है, अगर देगा तो नीचे हम लोगों को वैल्यू निकाल कर दे देगा कि उसको 52 से उसको डिवाइड करें और उसको इंटू करें तो क्या आएगा। तो अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग को सबसे ज्यादा किस पे मिल रहा है, हम लोग को सबसे ज्यादा मिल रहा है ये ऊपर पे मिल रहा है 2,80,000, एन दे रहा है 2,81,000 पर 377, तो सबसे ज्यादा हम लोग को पी दे रहा है 2,81,082। ठीक है, तो अब बोल रहा है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन देखो, वो तो ठीक है कि इफ दीप केयर्स फॉर एवरी एक्स्ट्रा रूपी विच बैंक ही विल प्रिफर, तो वो तो क्लियर है कि बैंक पी ही प्रेफर करेगा। पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट बैंक एन शुड ऑफर? अगर एन चाहता है कि उसके पास ये अमाउंट वो भी दे, मतलब एन रिटर्न देना चाहता है 2818250, जितना पी देता है एन उतना ही रिटर्न दे एन बोल रहा है। हम जैसे बहुत सारे बैंक बोलता है कि अच्छा आप तो हम लोग जैसे बैंक में जाकर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग एन आप में नहीं करवाएंगे, हमको पी में कराना है, पी ज्यादा दे रहा है। तो एन बोलेगा कि पी कितना दे रहा है आपको, तो हम बोले 2818250 दे रहा है, तो वो बोला ठीक है हम भी आपको इतना ही देंगे। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट बैंक एन शुड ऑफर टू अट्रैक्ट दीप्स अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन होगा। तो बोल रहा है दीप को अट्रैक्ट करने के लिए एन कितना ऑफर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इतना अमाउंट को दीप का उससे इक्वल करेंगे। तो पी का कितना आ रहा है 2818250, और उसी से इक्वल करेंगे एन का, तो स्पॉट प्राइस तो 25 लाख। 1 प्लस आर बोल रहा है वो कितना इसको इंटरेस्ट रेट देगा कि उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वार्टरली देता है। तो एक्स में जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा वो डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। इसको हम लोग पूरा सॉल्व किए, टू दी पावर 4 है इसलिए रूट के ऊपर 4 रखे, 2 बार स्क्वायर रूट मारे हैं उसको। 1.1273 को 2 बार स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.03 आ जाएगा। उसको पूरा सॉल्व किए तो 12% आ गया। तो बोल रहा है कि अगर वो 12% ही देता है तो हम लोगों का ये इक्वल आ जाएगा। देखो 2 में हम लोग को क्लियरली बोल रहा है तृप्ति हैज 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एम एंड एन कैरिंग एन यील्ड ऑफ 15% पर एनम। तृप्ति के पास 2 इन्वेस्टमेंट करने को अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऑप्शन है, एक एम में इन्वेस्ट कर ले या एन में इन्वेस्ट कर ले, दोनों से 15% पर एनम मिलेगा। द टेनर ऑफ बोथ दीज इन्वेस्टमेंट
इज 3 years, वो टेन्योर होगा, TENURE। टेन्योर कितना है दोनों इन्वेस्टमेंट का? 3 साल, मतलब दोनों में उसको 3-3 साल पैसा रखना होगा। M ऑफर्स कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी। M में कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होता है, पर N में मंथली कंपाउंडिंग होता है। विच ऑफर विल तृप्ति ऑप्ट फॉर? वो कौन सा ऑफर लेगी? पहले सिर्फ इतना देखो, इंटरेस्ट है 15%, टाइम पीरियड है 3 साल, M करता है कंटिन्यूअस, N करता है मंथली। उसके पास कितना रुपया है? अच्छा, ये अज्यूम में हम लिख दिए 20 लाख, तो 20 लाख रुपया उसके पास है। अगर वो M में करती है तो फॉर्मूला क्या है? स्पॉट इंटू E टू द पावर RN। स्पॉट है 20 लाख, E के ऊपर 0.15 क्योंकि परसेंट है 15 और साल है N है 3, तो वो इंटू करके आएगा 0.45। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? E टू द पावर 0.45 का वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये E का वैल्यू निकालने के लिए उसके पावर में जो रहेगा 0.45, तो कैलकुलेटर तो साइड में लिख के रख लो 0.45, और उसको हमेशा डिवाइड करेंगे 4096 से, ये फिक्स्ड है, तो डिवाइड करेंगे 4096, फिर लिखेंगे +1, तो कैलकुलेटर पे लिखो +1 और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करो, तो हम लोग का आ जाएगा 1.5683, फिर दोनों को इंटू कर लो, आ जाएगा इतना। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो ये सिंपल है क्योंकि ये मंथली देता है, तो 15% इंटरेस्ट रेट है डिवाइडेड बाई 12 ऊपर इंटू 12। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो हम लोग का ये वैल्यू आया। ऐसे देखने में प्रेफरेबल कौन सा लग रहा है? M का ऑप्शन 3,13,000, ठीक है, 31,36,000, और यहाँ पे है 31,27,000, तो हम लोग को देखने में प्रेफरेबल लगेगा M का ऑप्शन। ठीक है, पर M के ऑप्शन में देखो, अब सम में आओ, सम में हम लोग को आगे क्या बोल रहा है? वेयर एज N ऑफर्स यील्ड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली कंपाउंडिंग। ठीक है, कौन सा ऑफर में वो जाएगी? आगे लिखा है इफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी कम्स एट अ प्राइस ऑफ 180 per annum per lakh of deposit chargeable at the end of the period। बोल रहा है कि हर अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बैंक करता है तो वो कुछ चार्जेस लेता है, 180 रुपया लेता है पर लाख में, तो टोटल कितना लाख है? 20 लाख है, तो 1 लाख का लेता है 180 रुपया, तो 20 लाख का कितना लेगा? 180 इंटू 20, और ऐसा कितने साल तक लेगा? 3 साल तक, तो 1 लाख के लिए लेता है 180 रुपया, तो 20 लाख के लिए लेगा 180, तो 20 टाइम्स है, 20 लाख नहीं है, 20 टाइम्स है, इसलिए 180 इंटू 20 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 10,800। तो बैंक अगर देगा हम लोग को 31,36,600, उसमें से 10,800 वो चार्जेस ले लेगा, तो बचेगा कितना? 31,25,800, और यहाँ बच रहा है 31,27,000, तो ये ज्यादा है, तो दिस विल बी प्रेफरेबल। वो क्या प्रेफर करेगा? मंथली में लेना। अगेन इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया है, एट व्हाट प्राइस will Tripti be indifferent to continuous compounding facility and monthly compounding? Indifferent मतलब equal कर देना, हम लोग indifferent का मतलब कैपिटल बजटिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। indifferent का मतलब है जब दोनों इक्वल आंसर देगा, तो दोनों कब इक्वल देगा? जब दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो ये वाला रुपया और इसका रुपया, तो कितना चार्जेस बैंक लेगा कि हम लोग को वो इक्वल पड़ेगा? तो x को ले लो चार्जेस, तो 31,36,600 से माइनस चार्जेस कर रहे थे हम लोग 10,800, तो ये 10,800 अब कितना हो गया है? 8,712। तो अगर बैंक हम लोग से सिर्फ 8,712 चार्ज करता तो दोनों का आंसर इक्वल आ जाता, तो हम लोग इंडिफरेंट हो जाते कि फिर किससे उधार ले, किससे हम लोग, किसमें हम लोग इन्वेस्ट करें। तो इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोल रहा है? थियोटिकल फॉरवर्ड प्राइस है हम लोगों का नो डिविडेंड नो कैरिंग कॉस्ट, कंप्यूट द थियोटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 1 month 3 month एंड 6 month।
ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम कटवा दिए थे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन का वैल्यू सब में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, जस्ट हम लोग को पुट करना है। इलस्ट्रेशन 3 में है शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट 600। अभी कितने में कोट किया हुआ है एस लिमिटेड के शेयर्स? 600 में। 3 मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट है 636। 3 महीने बाद जब हम खरीदेंगे तो रेट फिक्स हुआ है 636, मेरे को इतने में खरीदना होगा पर शेयर फॉर अ लॉट साइज ऑफ 500 शेयर। लॉट साइज का मतलब होता है एक एक शेयर ये कंपनी मेरे को नहीं बेचेगा, एक साथ मेरे को 500 शेयर खरीदना होगा, जिसमें एक शेयर का दाम है 636। If S Limited is not expected to distribute any dividend in the interim, interim मतलब बीच में, अगर S Limited का कोई डिविडेंड देने का प्लान नहीं है तो इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। What is the recommended course of action for a trader in shares? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग ट्रेडर है, हम लोग को क्या करना चाहिए? इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं? इफ द 3 मंथ्स फ्यूचर, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन के बाद करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे? देखो स्पॉट रेट हम लोगों को क्या दिया है? 600, मतलब आज के आज खरीद लेंगे तो 600 रुपया लगेगा। फ्यूचर रेट क्या है? मतलब एक्चुअल हम इसको क्यों लिखे हैं, मतलब एक्चुअली मेरे को कितना में खरीदना होगा? 636 में। स्पॉट रेट किसी काम का नहीं है, मेरे को एक्चुअली कितने में खरीदना पड़ेगा? 636 में। और कितना शेयर कम से कम खरीदना पड़ेगा? 500 शेयर्स। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है? थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर मतलब कितना प्राइस फ्यूचर में हो जाएगा। थियोरेटिकल मतलब एक्सपेक्टेड, हम सोचते क्या है कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अभी हम बताएं, स्पॉट इनटू ई टू द पावर आर एन। ये फॉर्मूला ही क्यों लिए हैं? क्योंकि कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सब में कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि वो इंटरेस्ट जो आरएफ दिया है वो इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट ये सॉरी कंपनी ये मेरे को मंथली दे रहा है, वीकली दे रहा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ही समझेंगे। ये अगर याद नहीं है तो नोट देकर नीचे लिख लो। If nothing mentioned about duration of interest, then it will be continuous compounding. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हाँ बोलो। इसके पहले वो तो इसमें हम लोग का फिर स्पॉट रेट तो है 600, ई और आर है हम लोग का 0.09, एन है हम लोगों का 3/12। 3/12 क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हम 3/12 लिए। इसको जब पावर को सॉल्व किए तो 0.0225 आया। एक बार फिर से ये कैलकुलेटर पे मेरे साथ कर लो, लिखो कैलकुलेटर में 0.0225, ये पावर में जो लिखा हुआ है वो फिगर हम लिए, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 4096 से, प्लस कर देंगे 1 इंटू इक्वल टू 12 बार दबाओ, तो हम लोग का आ जाएगा 1.02275। इसको 600 से इंटू कर रहे हैं तो आ रहा है 613 रुपया 65 पैसा। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। अगर हम लोग को लगता है कि फ्यूचर में इसका दाम हो जाएगा 613 रुपया, तो फिर हम लोग इसको 636 रुपया में क्यों खरीदेंगे? ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है इसका प्राइस 613 रुपया होगा, तो हम 636 में जाके तो खरीदेंगे नहीं, तो हम अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें रिकमेंडेशन में हम क्लियरली लिख दिए व्हेन एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्यूचर इज मोर देन द थियोरेटिकल प्राइस। एक्चुअल प्राइस अगर मेरा ज्यादा है थियोरेटिकल प्राइस से, देन इट मींस फ्यूचर्स आर ओवर प्राइस्ड, मतलब अभी वो मेरे को फ्यूचर का ज्यादा दाम बता रहा है, बढ़ा चढ़ा के दाम बता रहा है। सो वी शुड नॉट बाय दीज शेयर्स एट ₹636, वी शुड बाय एट 600 नाउ एंड सेल इट लेटर एट 613 रुपया। तो हम वो शेयर को अभी के अभी खरीद लेंगे, 3 महीने बाद उससे 636 में नहीं खरीदेंगे, अभी ही खरीद लेंगे स्पॉट प्राइस में 600 रुपए में, और 3 महीने बाद जब इसका दाम 613 रुपया हो जाएगा तब हम लोग बेच देंगे इस शेयर को, तो प्रॉफिट कमा लेंगे। सम में बोल रहा है अगर ये 600 में ही हम लोग को फ्यूचर में भी खरीदने के लिए दे दे तो हम लोग क्या करेंगे? तो व्हेन एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्यूचर इज 600 विच इज लेस देन, अगर वो हम लोग को बोल दे कि फ्यूचर में भी आपको ये हम 600 रुपए में ही दे देंगे, तब हम लोग ये
कब खरीदेंगे? फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि फिर बाद में मतलब 3 महीने बाद वो मेरे को ये शेयर 600 में खरीदने दे देगा, पर तब इसका वैल्यू चल रहा होगा मार्केट में 613 रुपया। तो हम क्या करेंगे? इसको 600 में खरीदेंगे उस टाइम और 613 में बेच देंगे। इसलिए हम लिखे हैं व्हेन एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्यूचर इज रुपीज 600 व्हिच इज लेस देन द थ्योरेटिकल प्राइस, इट मीन्स फ्यूचर्स आर अंडर प्राइस्ड। मतलब अभी वो मेरे को इसका कम दाम बता रहा है, सो इट शुड बी सेल नाउ एट 613। तो हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे अभी कि हम तुमको बेचेंगे 613 रुपया में। अभी हम उससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम तुमको बेचेंगे 613 में, और हम अभी खुद खरीद लेंगे इसको 600 रुपए में।